आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट एक शीशे को टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, जैसे कि यहाँ से ये गई और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को, इस बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट को या वेव को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, जो कि हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर आप क्या करो, लाइट को सिंगल प्लेन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दो तो उसको हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इस तस्वीर से भी देखा था कि अगर एक लाइट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्लेन है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ रख दूं जो कि हॉरिजॉन्टल को, सॉरी वर्टिकल को अलाउ करे और हॉरिजॉन्टल को ना अलाउ करे, तो मैंने क्या किया कि इस लाइट को सिंगल प्लेन के ऊपर पोलराइज कर दिया, तो इसको पोलराइजेशन कहते हैं। और ये पोलराइजेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखे थे, जिसमें एक जो था वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस वाला भी था, जो कि आज हमने इस वाली वीडियो के अंदर पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन के अंदर हमने बेसिकली यही चीज़ पढ़नी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट करें, आपके पास एक लाइट है जिसके अंदर दो प्लेन्स हैं, एक ये येलो वाला जो कि वर्टिकल है और एक ये जो ब्लू वाला है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें पता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। तो फर्स्ट करें, ये वर्टिकल येलो वाला इलेक्ट्रिक और ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड वाली आपके पास प्लेन है। मैं अगर क्या करूं कि इसको एक ऐसा गिलास जिसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है इसके ऊपर यूँ गिरा दूं, तो जाहिर है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको अगर मैं प्रॉपरली चले यहाँ पे यूँ रख दूं, अब होगा क्या कि जो लाइट इसके ऊपर इधर से आके यूँ गिर रही है ना, उसमें कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वापस हो जाएगी, जबकि कुछ जो है वो आगे गिलास के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली हम इसमें देखेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड होगी, जो कि मैंने यहाँ पर ये वाली शो किया है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ये हम देखेंगे कि ये पोलराइज हुई होगी, मतलब ये भी तो एक लाइट ही होगी ना जो कि रिफ्लेक्ट होके आई होगी, तो ये पोलराइज होगी। पोलराइज से मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेन होगा, और वो कौन सा प्लेन होगा या मैक्सिमम उसकी पोलराइजेशन कब होगी, या आप कह लें सबसे ज़्यादा कब ऐसा होगा कि सिर्फ उसके अंदर एक ही प्लेन हो और ज़्यादा प्लेन ना हो, तो वो हम देखेंगे एक एंगल के थ्रू हमें पता चलता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हम गिराएंगे उस लाइट को, तभी वो आपके पास मैक्सिमम पोलराइजेशन देगी, जो कि मज़ीद आगे डिटेल हम देखेंगे बाद में। लेकिन मजीद यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोलराइजेशन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये येलो और ये ब्लू, इन दो प्लेन में से कोई एक रह जाएगा, तो कौन सा रहेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो है इस सरफेस के क्या है, पैरेलल। तो जो पैरेलल होगा सरफेस के वही आपके पास पोलराइज होगा, यानी वही प्लेन सिर्फ रह जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसमें कौन सा वाला है, तो इसमें आप देखेंगे ये जो ये ब्लू वाला है, ये आप कह लें स्क्रीन के अंदर और बाहर की तरफ है, लेकिन फिलहाल चूंकि हमने 3D में यहाँ पे शो करना है, तो हमने यहाँ पे एक तस्वीर की मदद से यूं शो किया हुआ है, ये असल में स्क्रीन के अंदर और बाहर है। तो अगर आप देखें तो जो ये आपके पास ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये आके यूं गिर रहा है, ये बेसिकली, ये भी बेसिकली अंदर की तरफ है और ये भी राइट और अंदर की तरफ है, तो अंदर और बाहर की तरफ ये भी है, और जबकि ये ब्लू वाला प्लेन जो है वो भी अंदर की और बाहर की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्लू वाला है वही रिफ्लेक्ट करेगा, येलो वाला नहीं करेगा। अब ये तो हमने बेसिक्स कर ली कि भाई जो प्लेन पैरेलल टू द सरफेस होगा वही पोलराइज होगा। अब कौन सा एंगल होगा, मतलब क्या कि अगर मैं एंगल की बात करूं तो आपके पास इस लाइट रे को हमने एक एंगल के साथ थ्रो किया है सरफेस के ऊपर, जिसको हम थीटा आई कहते हैं, मतलब कि ये वो एंगल है जिससे एक लाइट रे को सरफेस के ऊपर फेंका है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जिसके साथ एंगल लिया है, इसको बेसिकली हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर यानी सरफेस के साथ 90 एंगल बनाती है। अब होगा क्या कि ये एक जो एंगल है ना, कौन सा एंगल जिस पे मैक्सिमम पोलराइजेशन, यानी यहाँ पे जो आपके पास ये वाला प्लेन आएगा, इस वेव के अंदर हम, इस रे के अंदर हम चाहते हैं कि सिर्फ यही प्लेन हो जाए, बाकी एक ज़रा बराबर भी आपके पास येलो प्लेन ना हो, यानी मैक्सिमम पोलराइजेशन हो। तो वो ऐसा नहीं है कि हर एक एंगल के ऊपर, वो एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर होगी, और उस एंगल को पोलराइजिंग एंगल या ब्रेवस्टर्स एंगल कहते हैं। अब वो क्या एंगल होगा उसके लिए अब हम डेरिवेशन करते हैं। अब डेरिवेशन के लिए हम एक सिनारियो बिल्ड करते हैं जिसमें यही एक सिनारियो है, लेकिन इसको हम विजुअलाइजेशन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं ताकि हमारे लिए ये करना आसान हो। हम क्या करते हैं कि आपके पास जो ये डॉट है, यानी एक लाइट है वो आ रही है और ये इस गिलास के ऊपर आके गिरती है, जिसको मैं लेबल कर लेता हूँ, जो कि एक रेयर मीडियम से आ रही है। बेसिकली रेयर मीडियम
से मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, हल्की होती है आप कह लें, जैसे कि हवा। अब निस्बतन किसके, गिलास के, तो कि गिलास क्या है, एक डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जबकि डेंसिटी क्या होती है कि एक वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितना मैस है। खैर, हमने क्या किया कि एक इंसिडेंट रे जो कि लाइट की थी वो मैं ग्लास की तरफ फेंकी, जिसको अब मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये यूं वर्टिकल लाइंस हैं जो कि कौन से प्लेन, इस येलो वाले प्लेन को शो कर रहे हैं, जबकि एक डॉट नज़र आ रहे हैं जो कि आपके पास इस ब्लू प्लेन को शो कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पे सिर्फ बनाया। जबकि जब ये आगे सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे लगने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये आपके पास क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। जबकि ये वाली जो आगे गई है ये असल में गिलास के अंदर रिफ्रैक्ट हुई है, यानी अगले मीडियम में गई है, लेकिन इसका पाथ थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसको हम रिफ्रैक्शन और इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, जो कि यहाँ इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जाहिर है यहाँ से बाहर निकलेगी तो दोबारा से रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन यहाँ तक हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और इसके अंदर जाहिर है आपके पास डॉट वाला प्लेन भी है और वर्टिकल प्लेन भी है, यानी येलो और ब्लू दोनों प्लेन है, जबकि इसके अंदर जस्ट ब्लू वाला प्लेन है जो कि हमने देखा। अब हम क्या करते हैं कि ये जिस एंगल के साथ मैंने इसको फेंका है नॉर्मल के साथ, उसके जो एंगल की वैल्यू मैं ले लेता हूँ आसानी के लिए, आई पी। जबकि ये जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है इसको आर कह देता हूँ, जो कि इसी के नॉर्मल के साथ बना रहा है। और हमें रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में सॉरी, पता है कि जिस एंगल के साथ आप एक रे को फेंको, लाइट को फेंको, तो वो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है, यानी ये वाला एंगल भी कितना है फिर, आई पी। क्यों? क्योंकि ये वाला आई पी है। अब हर हमने करना क्या है कि ये वाला एंगल हमने निकालना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ की मदद लेंगे, जो कि क्या करता है कि एक लाइट जो कि एक मीडियम से, या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, तो उसमें एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है इनको आपस में रिलेट करता है किसके साथ, जो दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। यानी अगर ये मीडियम रेयर वाला 1 है और ये 2 है, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं कहूँ कि वो आपके पास n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n से डिनोट करते हैं हम लोग। अब वो होता क्या है कि एक लाइट जिसकी स्पीड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हुए कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी कम हुई है, स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक नंबर से हम बता सकते हैं कि कितना एक मीडियम एक लाइट की स्पीड को कम करता है स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, तो वो एक नंबर से हमें पता चलता है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसका जो रिलेशन है वो स्नेल्स लॉ की मदद से हम ऐसे लिखते हैं, जो कि क्या है, n1 एस साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2, जिसमें n1 क्या है, पहले जिससे मीडियम जिससे लाइट जा रही है, और उसी के अंदर जो एंगल है वो थीटा 1 है, जबकि जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और उसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल बना है जो कि r है हमारे केस में, वो थीटा 2 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जाहिर है आपके पास पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, लेकिन वहाँ पर जो एंगल है वो क्या है आपके पास, वो है आई पी, जो कि ये वाला है। जबकि रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा है, वो आर है, तो इसको हम मिटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। अब मुझे सारी जो इक्वेशन है स्नेल्स लॉ वाली जो हमारे पास आई है, इसमें आई पी की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए जो आर है इसको भी मैं चाहता हूं, जो कि मुझे नहीं पता और ना मुझे इससे कोई गर्ज है, मैं चाहता हूं कि इसको आई पी की टर्म्स में लिखूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम का इस्तेमाल करता हूं और इसके अंदर इसके साथ देखता हूं कि कैसे मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल लाइन जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूं, इस नॉर्मल लाइन को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम ये मुख्तलिफ एंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट करिए वो सरफेस है ये वाली, इस पे आपके पास एक एंगल ये है जो कि जा रहा है, जो कि ये वाला है, एक यहाँ से यूं आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, आई पी, जबकि ये वाला क्या है, आर। अब होता क्या है कि जब हम पोलराइजिंग एंगल की बात कर रहे हैं ना, अब पोलराइजिंग एंगल का मतलब ये आप कह रहे हैं जिसमें एक ही प्लेन रह जाता है, वो तब होता है, मतलब उसकी एक शर्त यहाँ पर ये है कि आपके पास जब होगा तो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा तो वो होगा आपके पास 90, यानी ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, वो 90 एंगल होगा। ये शर्त है कब, जब हम एक लाइट को मैक्सिमम पोलराइजिंग एंगल के साथ, यानी पोलराइजिंग एंगल के साथ जब उसे फेंकते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल क्या होता है, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपके पास, 90।
अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ, हमें एक बात पता है कि एक पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो, जैसे कि ये पूरा एंगल, इसको मैं चले यूं करके शो कर लेता हूँ, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये 180 के बराबर होता है। और अगर आप देखें तो ये 180 पूरा कैसे बनेगा, जब आई पी को ऐड करूंगा 90 से और 90 को ऐड करूंगा आर से, तो यानी आई पी प्लस 90 प्लस आर, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 180। मुझे क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, मैं आर को इधर ही रखता हूँ, बाकी सबको उधर ले जाता हूँ, जो कि मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया कि आर को पहले लिख दिया, 180 उधर ही था, 90 उधर जाके माइनस हो गया, आई पी भी प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं, 180 को 90 से माइनस करते हैं, जो कि ये कर लेते हैं, जो कि आंसर आना चाहिए क्या, 90, 90 आ गया, यानी आर की वैल्यू आई, इसका आंसर 90 माइनस आई पी। अब 90 माइनस आई पी को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से सारी वैल्यूज को, इसको और इसको और इसको एज इट इज लिख देता हूँ, जबकि ये साइन आर की जगह मैं उसकी 90 माइनस आई पी जो कि मैंने यहाँ से निकाली थी उसकी वैल्यू डाल दी। अब मैथ्स के अंदर जब हम इस साइन 90 माइनस आई पी को ओपन करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से, जो कि फिलहाल हम नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और वो बराबर होता है कॉस आई पी के, जबकि ये लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज नीचे लिख लिया मैंने। अब क्या करता हूँ मैं, कॉस आई पी इधर भी है, इधर भी आई पी इधर भी है, इसको उधर ले जाता हूँ, जबकि एन टू को इधर डिवाइड कर लेता हूँ, जिसको मैं एज इट इज लिखा तो ये एन टू आ गया, जबकि ये एन वन जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, जबकि दूसरी साइड पे ऊपर क्या था, साइन ऑफ आई पी था, जिसको मैं एज इट इज, जबकि ये यहाँ से इधर आके डिवाइड हो गया, ये कॉज ऑफ आई पी हो गया। मैथ्स के अंदर साइन ओवर कॉज टेन के बराबर होता है, ये यानी ये टेन आई पी हो जाएगा, जबकि आपके पास जो राइट साइड पे चीज़ है वो आ गई एन टू ओवर एन वन, जिसको मैंने एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ। अब चूंकि मुझे आई पी चाहिए तो मैं इस आई पी को इधर ही रखता हूँ, जबकि ये टेन इधर साथ हो रहा है तो फंक्शन उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाता है, तो ये आपके पास टेन आई इन्वर्स को हम ऐसे लिखते हैं टेन माइनस वन, जबकि किसका इन्वर्स लेना है, एन टू ओवर एन वन का। तो ये आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास ये वो फार्मूला आया आई पी का, जो कि हम मैक्सिमम सॉरी पोलराइजिंग एंगल के लिए निकालने जा रहे थे, और इसको हम पोलराइजिंग एंगल यहाँ पे लिख भी देते हैं, और साथ साथ हमने इसको पहले पढ़ा था कि इसको ब्रेवस्टर एंगल भी कहते हैं, तो ये ब्रेवस्टर एंगल भी है। जबकि ये जो इक्वेशन है टेन आई पी इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन, इसको असल में ब्रेवस्टर लॉ भी कहते हैं। ब्रेवस्टर लॉ क्या कहता है हमें, या हमें इस बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ब्रेवस्टर लॉ जो है वो रिलेट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके साथ, दोनों को, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के पोलराइजिंग एंगल के साथ, यानी कि अगर ये जो दोनों मीडियम की जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो है, यानी एन टू ओवर एन वन है, ये अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास टेन आई पी जो है वो ज़्यादा होगा। अब टेन एंगल आई पी को बढ़ने का मतलब ये है कि अगर रेशो ज़्यादा होगी ना, तो उस लिहाज से टेन आई पी बढ़ने का मतलब कि जो आई पी है वो ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा हमें चाहिए होगा मैक्सिमम पोलराइजेशन हासिल करने के लिए, मतलब हमें ज़्यादा एंगल के साथ अगर हम एक ऐसे मीडियम में फेंकेंगे जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उस लिहाज से हमारे पास पोलराइजिंग एंगल आ जाएगा। और इसको हम पोलराइजिंग एंगल के इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि अगर रेशो ज़्यादा तो उस लिहाज से आई पी की वैल्यू भी फिर ज़्यादा आएगी। अब आगे अगर हम एक एग्जांपल लेके ब्रेवस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल ग्लास के लिए निकालें कि अगर एक लाइट को हमने ग्लास की तरफ फेंकना हो तो किस एंगल के साथ फेंके कि मैक्सिमम पोलराइजेशन हो। अब उसके लिए हमें एन टू और एन वन चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं उस लाइट को वैक्यूम से फेंक रहा हूँ जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होता, उसको वैक्यूम में हम कहते हैं। तो एक मीडियम वैक्यूम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, जबकि दूसरा गिलास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है, n2 की वैल्यू डाल दी है 1.55, n1 की वैल्यू 1 है वो डालनी है, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे लिख के ले आया हूँ जिसमें मैंने n2 की वैल्यू 1.55 और n1 की वैल्यू 1 डाली है। अब जाहिर है 1.55 डिवाइडेड बाय 1 जो है 1.55 ही आएगा, तो अगर मैं टेन इनवर्स ले लूँ 1.55 का तो एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ 1.55 और आगे टेन इनवर्स के लिए मैं ये दबाता हूँ तो ये टेन इनवर्स आ गया, तो ये मैं लूँगा तो 57.17।
तो यानी आपके पास जो पोलराइजिंग एंगल आया है गिलास के लिए तो वो 57.17 है, यानी इस एंगल के साथ फेंकूंगा तो वो लाइट मैक्सिमम पोलराइज होगी। और जो पोलराइजेशन होगी हमारे पास वो होगी लीनियर पोलराइजेशन, मतलब जब रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है तो वो लीनियर पोलराइजेशन होती है हमेशा। लीनियर पोलराइजेशन का मतलब कि लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसकी डिटेल तो यहाँ पे नहीं देखी कि बेसिकली एक चार्ज जब अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैग्नेट अपने इर्द गिर्द फील्ड बनाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बेसिकली इसमें जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन अगर वो पोलराइज होकर वापस आ जाए और जो कि होता है तो इसको हम बेसिकली लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। तो आज हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा।